नमस्कार, मैं कैलाश बिहारी। आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी में संस्कृत साहित्य के साथ कितनों ने टॉप 100 के अंदर अपना स्थान पाया है। प्राय आप लोग पूछा करते हैं कि सर संस्कृत में कोई 100 के अंदर है या नहीं, तो उसी के बारे में आज जानना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि यूपीएससी बीच बीच में अपने सिलेबस को परिवर्तन करते रहते हैं। 2000 से लेकर अब तक कई बार सभी विषयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए हैं, हो भी रहे हैं, परंतु संस्कृत के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, 2000 से लेकर अब तक जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2000 में जो सिलेबस था वही सिलेबस अब भी है। हाँ, प्रश्न पूछने के पैटर्न में बदलाव जरूर आया है। जैसे पहले जो प्रश्न आता था संदेह, समास, कारक और वाच्य, वो 3, 4, 5, 6 पंक्तियों में लिखना पड़ता था, किंतु अब एक एक शब्द में लिखना पड़ता है, एक एक पंक्ति में लिखना पड़ता है। जैसे हिम प्लस आलय कहेगा संधि करिए और सूत्र का नाम लिया, यानी हिमालय अकश वर्ण दीर्घ। तो इस तरह से एक एक नंबर का सवाल अब पूछा जा रहा है। तो सिलेबस में बदलाव आया है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न में भी थोड़ी बहुत बदलाव आए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि 2000 से लेकर अब तक प्रायः हर एक वर्ष संस्कृत के साथ कोई न कोई टॉप 100 में जरूर रहते हैं। जैसे 2000 में सिलेबस बदला हुआ, तो उस समय 2001-2 में हिंदी माध्यम का टॉपर श्री कृष्णकांत पाठक जी थे, जिन्होंने 15वां स्थान यानी 15 रैंक लाए थे। यूपी के रहने वाले थे और अभी राजस्थान कैडर में अपना सेवारत है। यद्यपि इनको 15वां रैंक हासिल हुआ, लेकिन रियल में यह 1 रैंक के हकदार थे। यदि इन्होंने मानवीय भूल नहीं करती तो क्या मानवीय भूल थी? आप लोगों को पता है कि संस्कृत साहित्य में फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन संस्कृत में रहता है, परंतु श्री कृष्णकांत पाठक जी ने पहले क्वेश्चन को हिंदी में लिख दिए। फलतः उसको उस पेपर में कम नंबर अर्थात 194 300 में, सोच के देखिए, केवल 4 क्वेश्चन में उसको 194 नंबर आया, अर्थात एक क्वेश्चन में 48.5 मार्क्स मिले 60 में। यदि उस ग्रामर को, व्याकरण को अच्छी तरह से लिखता, यदि 49-50 नंबर आते तो 444 अर्थात 444 नंबर से भी ज़्यादा रहते और वह 1 रैंक रहते, किंतु गलतीवश नहीं हो पाए। फिर भी इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले सिलेबस को देखिए, समझिए कि कौन सा क्वेश्चन संस्कृत में देना है, कौन सा क्वेश्चन हिंदी में देना है, कौन सा क्वेश्चन इंग्लिश में देना है। यद्यपि पहले संस्कृत में ही सारे प्रश्न पूछे जाते थे, फलतः विद्यार्थी को कन्फ्यूजन रहता था कि कौन क्वेश्चन संस्कृत में देना है, कौन हिंदी में। लेकिन पहले ही से डिसाइड रहता है फर्स्ट पेपर में 15 संस्कृत कंपलसरी है, 8 अनसीन पैसे जाता है, सेकंड में केवल 5 नंबर क्वेश्चन संस्कृत, यानी दोनों पेपर मिला करके आपको केवल 3 क्वेश्चन संस्कृत में देने हैं। और यदि आप देना चाहें तो और भी दे सकते हैं, शेष आप हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आप ये छोटी छोटी मानवीय भूल ना करिए, अन्यथा आप जो है टॉप 100 के बाहर चले जाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि अब तक जो है सबसे पहले सिलेबस जब से बदला तब से लेकर अब तक देखिए कब कब आ रहा है। आपने देखा 1-2 में कृष्णकांत पाठक जी, 2-3 में कौन है, डॉक्टर विक्रांत पांडे है, इन्होंने 64 रैंक हासिल किया। इनका मीडियम था इंग्लिश, संस्कृत के साथ थे, एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद भी अभी गुजरात कैडर में अपना सेवा दे रहे हैं। तो आपने देखा हर एक साल 100 के अंदर आ रहा है, और भी 4 और 5 में ज़बरदस्त रिजल्ट, 4 विद्यार्थियों का चयन टॉप 100 में हुए संस्कृत के साथ। 37 रैंक पर ब्रह्मदेव राम तिवारी, 46 रैंक पर शरद कुमार, 67 रैंक पर कुमारी रुचि,
और 90 रैंक पर अजय कुमार चयनित हुए। मतलब संस्कृत के साथ 100 में 4 कैंडिडेट चयनित हुए। ये था 4 और 5 का रिजल्ट मैंने आपको बताया। 5 और 6 में मुझे ज्ञात है कि शायद कोई नहीं, लेकिन हाँ 100 के बाहर आते हैं। 7 और 8 में पुनः 2 कैंडिडेट का चयन हुआ। मुक्तानंद अग्रवाल 33 रैंक, हिंदी मीडियम, राजस्थान का रहने वाला और अभी राजस्थान कैडर में ही है। उन्होंने 33वीं रैंक 33 अर्थात 33 रैंक उन्होंने हासिल किए थे। वो सबसे कम उम्र का उस साल का था हिंदी मीडियम में, संस्कृत के साथ सबसे कम उम्र का, मात्र 22 ईयर का, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है लेक्चर 11 में भी, आप लोग जानते होंगे। उसी वर्ष 7-8 में ही 40वीं रैंक पर 40 प्रणव कुमार, जो बिहार के थे और बिहार कैडर में भी अभी सेवारत है। उन्होंने भी संस्कृत के साथ टॉप 100 में अपना जगह बनाया। मतलब 7-8 में 2 कैंडिडेट, 33 और 40 रैंक। 8-9 में पुनः 3 कैंडिडेट्स। कौन कौन? पुनः 33 रैंक पर संस्कृत साहित्य के ही चयनित हुए हैं। नाम है भानुचंद्र गोस्वामी, झारखंड का रहने वाला, यूपी कैडर में भी सेवारत है। इन्होंने संस्कृत के साथ 33 रैंक हासिल किए थे। यूपी की सीमा त्रिपाठी 66 रैंक और 88 रैंक पर चयनित इंग्लिश मीडियम का राहुल शर्मा, जो पंजाब के पटियाला का है, जो वर्तमान में हरियाणा में IPS है, वो सेवारत है। उस वर्ष इनका पहला ही चांस था। फर्स्ट चांस में ही उन्होंने 88 रैंक हासिल किया इंग्लिश मीडियम के साथ। और क्या, मात्र 21 साल का। इसका मतलब है हर एक साल आप देख रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के साथ 100 के अंदर 2-3 कैंडिडेट आ रहे हैं। पुनः ले लीजिए 9-10 में 2 कैंडिडेट। 23 रैंक पर चयनित राजीव रोशन, जो मुंबई में सर्विस में थे, लेकिन उन्होंने तैयारी किया और इंग्लिश मीडियम के साथ 23वां रैंक हासिल किया, जो बिहार का रहने वाला था और बिहार कैडर में ही अभी है। 67 रैंक पर चयनित श्री संजय खत्री, राजस्थान का रहने वाला, यूपी कैडर में भी IAS। ये हिंदी मीडियम थे, यानी 100 में 23 और 67 रैंक। 10-11 लीजिए। 10-11 में पंकज दीक्षित 64 रैंक। पंकज दीक्षित 64 रैंक। 11 और 12 में टॉप 100 में कोई नहीं आए, लेकिन सबसे हाईएस्ट रैंक था 166 रैंक। सत्येंद्र दुर्सावत, डॉक्टर सत्येंद्र दुर्सावत, राजस्थान के थे, अभी एडमुड कैडर में है। अर्थात उस साल 100 के अंदर नहीं आए कोई। बाद में बहुत कैंडिडेट संस्कृत के साथ किए, लेकिन 2012-13 में पुनः संस्कृत के साथ जबरदस्त रिजल्ट। उस साल पाणिनि संस्थान से कुल मिलाकर 8 कैंडिडेट ने मेंस लिखा था और 7 का फाइनल सिलेक्शन, 7 में से 4 जो है टॉप 100 में आए। पूरे भारतवर्ष में हिंदी माध्यम में वंदना, जो 8वीं रैंक हासिल की थी, हिंदी मीडियम थी। उसी वर्ष प्रियंका निरंजन 20वीं रैंक पर चयनित हुई, जो अभी यूपी कैडर में है। उसी 12-13 में ही रजनी सिंह, जो MP की है, सतना की, वो MP कैडर में ही है, 50वीं रैंक पर हासिल किए थे संस्कृत के साथ। ये मैं केवल संस्कृत वाले का बता रहा हूँ। और हरियाणा भिवानी का था डॉक्टर अभिषेक MBBS, वो अभी विदेश सेवा में। अर्थात 12 और 13 में 8वीं रैंक संस्कृत, 20वीं रैंक संस्कृत, 50वीं रैंक संस्कृत, 99 रैंक संस्कृत पर चयनित। आपको पता है कि 2000 से 2012 तक जो था 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट था, अर्थात 2 वैकल्पिक विषय के साथ होते थे तैयारी। लेकिन अभी जो है, अब 13 के बाद केवल 1 सब्जेक्ट रहा। CSET आ जाने के बाद बहुत विद्यार्थी प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 13 और 14 में भी पास किए, लेकिन 100 में नहीं है। 14-15 में भी पास किए, 100 में, लेकिन 15-16 में शशांक त्रिपाठी 5वें रैंक पर चयनित हुए थे।
उसी वर्ष गौरव सिंह सोगरवाल हिंदी मीडियम में 99 रैंक पर चयनित हुए। लेकिन पुनः 16-17 में गौरव सिंह सोगरवाल ने इंग्लिश मीडियम रखा और 46 रैंक हासिल किया। तो सोच के देखिए, हर एक साल, प्रायः एक आध साल को छोड़ दीजिए, हर एक साल कोई न कोई संस्कृत साहित्य के साथ टॉप 100 में अवश्य आते हैं। अभी तक का जो सबसे बेस्ट रिजल्ट हुआ है वह 2009-10 का है। उस साल कुल मिलाकर 50 कैंडिडेट, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दिया था, उन्होंने मेंस लिखा था और उसमें 20 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। एक इंग्लिश मीडियम और 19 मीडियम हिंदी के थे 19 छात्र, जिसमें 10 को 350 प्लस थे। 350 प्लस मार्क्स थे 10 विद्यार्थियों को। लेकिन ये सब मैंने आपको जो बताया इसलिए कि लोगों को पता नहीं था कि संस्कृत से भी कोई आईएएस बन रहे हैं, टॉप 100 में आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों को यही सूचना दूं, बताऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी संस्कृत ले लिया तो टॉप 100 में आ जाएंगे। इसके लिए इन सबों ने ज़बरदस्त मेहनत किया। यूपीएससी के मांग के अनुसार इन्होंने क्वेश्चन आंसर किया, जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उत्तर लिखा और कड़ी मेहनत किया। तो ध्यान रखिएगा, टॉप 100 में आने के लिए केवल संस्कृत कुछ नहीं कर सकता है। आपको जीएस भी करना पड़ेगा, ऐसे भी करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी है और ऑप्शनल तो है ही। यदि आपका ऑप्शनल पेपर अच्छा है, जीएस भी अच्छा है, ऐसे भी अच्छा है और इंटरव्यू भी अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप 100 के अंदर रहेंगे। आपको हर क्षेत्र में करना है। इसलिए भैया ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि संस्कृत में इतने इतने आ गए, आप भी संस्कृत ले लीजिए। नहीं, किसी के कहने पर आप संस्कृत साहित्य का चयन न करिए। आप लीजिए, पहले उसका विश्लेषण देखिए, सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए। और हाँ, मैं पहले भी ऑफलाइन क्लास में 10 से 15 दिन फ्री क्लास देता था। वो अब मैं 10 से 15 क्लास पाणिनि यूट्यूब पर में उपलब्ध है, आप उसको देख के अपना डिसाइड कर सकते हैं। वहाँ पर सिलेबस का विश्लेषण है, क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण, आप उसको देख सकते हैं। और आपको लगे कि दूसरे विषय की अपेक्षा हमको संस्कृत में अच्छे नंबर आ सकते हैं तो आप लीजिए, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के टॉपर्स को देखकर, किसी के कहने पर देखकर आप नहीं ले सकते। आप कहेंगे तो सर संस्कृत में हर एक साल, तो इसका क्यों? दरअसल है कि प्रचार प्रसार इसका हुआ नहीं। जैसे आप कृष्णकांत पाठक जी को ही देखिए, उनका संस्कृत और फिलॉसफी था। फिलॉसफी में 354 नंबर आते हैं, लेकिन संस्कृत में उसको 395 नंबर आए थे। अर्थात फर्स्ट पेपर में 194, सेकंड पेपर में 201, 395, 395 नंबर आए थे। फिलॉसफी में 354। उस समय बड़ा बड़ा बोर्ड लगाता था, कृष्णकांत पाठक दर्शन शास्त्र संस्कृत साफ, अर्थात कोमा भी चला गया। आज का जो है, बस जो सफल कैंडिडेट है वही प्रचारित करता है। आप प्रचार करता है हाँ संस्कृत लेना चाहिए क्योंकि आपको अच्छे नंबर आ रहे। तो इस तरह से संस्कृत का धीरे धीरे प्रचार प्रसार, आप जानते ही हैं संस्कृत के कोचिंग गिने चुने हैं, इसलिए इनका प्रचार प्रसार नहीं है। लोगों को भ्रांति होती है कि सारे क्वेश्चन संस्कृत में लिखना है, डर से कोई लेते नहीं है। लेकिन आप विश्लेषण करिएगा, देखिएगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो ये सब सारी बातें मैंने जो आपको बताया, आपको मैं इसलिए बताया कि आप खुद अपने आप पर भरोसा करके, विश्वास करके, अहम कर्तुम शक्नोमि मया कर्तुम शक्यते, इस आधार पर आप एक बार इसका देखिए, चयन करिए सिलेबस का, और फिर देखिए किस तरह से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तभी आप अपना डिसाइड करिए। फिर आपको लगे कि हाँ ये लिया जा सकता है इस पेपर को, तो आप लीजिए। तो तात्पर्य यही है कि मित्रों कि आप संस्कृत का चयन कर सकते हैं। देखिए, उसमें अपना समझ विकसित करिए, और फिर आपको लगे ऐसा कि मैं इसमें ला सकता हूं नंबर दूसरे विषय के अपेक्षा कम टाइम में, तो आप लीजिए। ठीक है, तो मैं फिर आपको अगले वीडियो में और कर, हाँ आपको लगे इन लोग का नंबर कितना है, तो लेक्चर नंबर 11 यूट्यूब पर दिया हुआ है, पाणिनि यूट्यूब पर, उस पर आप जरूर देखिए एक बार। उस पर 10 से 15 दिन का स्टार्टिंग का क्लास है, जो बेसिक संस्कृत कैसे सीखते हो उसको आप लोग एक बार जरूर देखिए, और अपने आप में वो चीज़ विश्वास करिए, विश्वास जगाइए कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी टॉप 100 में आ सकता हूँ।
तभी आप आएंगे। यद्यपि अभी तक 5वां रैंक इंग्लिश मीडियम का और 8वां रैंक हिंदी मीडियम का संस्कृत के साथ 1 2 3 4 नहीं आया। मैं आपको शुभकामना देता हूं, आप चयन करिए और 1 2 3 4 रैंक हासिल जरूर कीजिए, संस्कृत के साथ टॉप करिए, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।